Hello everyone. So let us discuss now the practical portion of CML, that is Capital Market Line. In the last video मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि कैपिटल मार्केट लाइन क्या होती है और हम उससे एफिशिएंसी पोर्टफोलियोज की कैसे चेक करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक बेसिकली रिलेट करता है CML से ही और इसके अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं उसमें कौन कौन सी जो पोर्टफोलियो हैं वो हमारे एफिशिएंट हैं और कौन कौन से इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। तो अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। द डिटेल्स ऑफ 3 पोर्टफोलियोज आर प्रोवाइडेड एज अंडर। पोर्टफोलियो P, Q एंड R, तीनों के हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है 11.5%, 14.4%, 26.5%। टोटल रिस्क हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में गिवन है 5, 8 एंड 15% रिस्पेक्टिवली। इट इज़ फर्दर गिवन दैट द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड अनलिमिटेड लेंडिंग एंड बोरोइंग इज पॉसिबल एट दिस रेट। तो अब आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि रिस्क फ्री रेट का कॉन्सेप्ट हमारा आता ही कैपिटल मार्केट लाइन में है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्कोविट्स और कैपिटल मार्केट थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। तो रिस्क फ्री रेट वो रेट होता है जहाँ पर अनलिमिटेड लेंडिंग और बोरोइंग करी जा सकती है। द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, ये तो हो गया इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज। मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 18% है और जो रिस्क है 10% है। कमेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पोर्टफोलियोज। अगर आप अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में तो बहुत छोटा है बट इसकी वेटेज जो क्वेश्चन में होती है 12 to 15 मार्क्स की होती है, बिकॉज इसके अंदर आपको कमेंट करना है कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज एफिशिएंट है और कौन कौन से एफिशिएंट नहीं है। तो फॉर्मूला तो हम अपना वही लगाएंगे, बट सबसे पहले आप इसमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी पहले इंट्रोडक्शन देंगे। और इंट्रोडक्शन क्या होगी, हम यहाँ पर लिखेंगे पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट। पोर्टफोलियो कब एफिशिएंट होगा? पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट if it lies on capital market line, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CML भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा CML का और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हेंस वी नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न of these portfolios as per CML। तो CML का मतलब क्या हो गया भाई, हमारा फॉर्मूला है CML का, हम वो यूज करेंगे। तो देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML एफिशिएंट होगा या नहीं होगा वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार यहाँ पर ऊपर लिख देंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ERP, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, RF प्लस ब्रैकेट ERM, that is expected return of market minus risk free rate। ठीक है, ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था जब भी बताया था। RF इज रिस्क फ्री रेट, expected return of market minus risk free rate bracket close into standard deviation of portfolio अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा,
अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। कई बार वो, जैसे ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, बेसिकली आरएफ के अलग वाला जो पोर्शन होता है, उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि भाई ई आर एम माइनस आर एफ अपॉन वेरियंस ऑफ, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये हमारा ना स्लोप ऑफ सी एम एल भी होता है, बस उसमें हम आर एफ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो ये हमारी स्लोप हो जाएगी। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि भाई ये वाला जो पोर्शन है आर एफ, और इसको हटा देंगे तो ये हमारा जो पोर्शन है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये हमारी स्लोप ऑफ सी एम एल होती है। हम इस क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि कई बार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम स्लोप ऑफ सी एम एल भी निकालेंगे। तो ये मैंने आपको एक फैमिलियरिटी अभी दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों के रेट्स निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो सबसे पहले हम लेट से पोर्टफोलियो पी का निकाल लेते हैं। अब फॉर्मूला एक बार लिख दे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट? 5%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न? 18% माइनस 5 रिस्क फ्री रेट, ब्रैकेट क्लोज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ये रहा 5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट ये रहा रिस्क ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो 10। हमें कोई परसेंटेज में लिखने और डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, विल सिंपली डू दिस, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब आपको काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ इजी करके बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देखिए कितना हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना हुआ, 18 में से 5 पे 13, 13 अपॉन 2, तो कितना आएगा 5 प्लस 13 अपॉन 2, तो ये तो हो गया 6.5। तो हमारा आंसर कितना आया, 11.5%। अदरवाइज आप कैलकुलेटर यूज कर लेना। तो 11.5%, इट इज सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिमिलरली विल कैलकुलेट फॉर पोर्टफोलियो क्यू, सेम, रिस्क फ्री रेट इज 5, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी सेम रहेगा मार्केट का 18। हाँ, अब आपको क्या करना है, 18 माइनस 5। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो? 8 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 10। तो आप देख सकते हैं कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है। यहाँ 5 लिया था, यहाँ 8 लिया है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अब आप, मैंने कैलकुलेशन आपको ऊपर ही बता दी थी, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आएगा 15.4%। एंड लास्ट पोर्टफोलियो आर, उसका भी सेम 5 प्लस 18 माइनस 5 इंटू, अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 15 अपॉन 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 24.5%। कैलकुलेशन है ये, सिंपल और कुछ नहीं है, फॉर्मूला यहाँ आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी हमने ये वाली वैल्यूज, रिस्क फ्री रेट, ये भी यूज़ कर लिया, हमने ये यूज़ नहीं किया एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाले हैं और ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने CML के हिसाब से निकाले हैं। ये जो नॉर्मल फॉर्मूला जो हम यूज़ करते थे पहले, प्रोबेबिलिटी वाला, ये उससे निकले हुए हैं। तो अब हमने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, इसका यूज़ अब आएगा, बिकॉज अब हमें बताना है कि पोर्टफोलियो एफिशिएंट है या नहीं है। तो आपने तीनों रेट निकाल लिए, तो अब इसमें एक लाइन लिखेंगे, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न as per CML is equal to expected return of portfolio, जो हमारे को ये गिवन है, of portfolio क्या लिखा है, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, देन इट इज सेड टू बी
efficient portfolio. It is said to be efficient portfolio. Now we have to simply do this and write this and the answer will be over. So what I'll do is I'll make 4 columns here. Portfolio, expected return, जो हमें गिवन थे मैंने यहाँ गिवन लिख दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML, और लास्ट में हम लिखेंगे एफिशिएंट और नॉट। आप भी बिल्कुल ऐसे करके दिखाएंगे एग्जाम में। तो हमने 4 कॉलम बनाए। अब हम यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो लिखेंगे P, Q एंड R। अब देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना गिवन है, 11.5%, 14.4%, 26.5%। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML हमने जो निकाला, इसका आया 11.5%, इसका आया 15.4% एंड 24.5%। नाउ अब आपने ये दोनों निकाल लिए। इसने बोला अगर ये दोनों रेट सेम होंगे, CML वाला और नॉर्मल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, तभी एफिशिएंट होगा। तो P में देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमें गिवन था वो भी 11.5 है और CML से भी 11.5 लिखा है। तो हम ये बोलेंगे P जो पोर्टफोलियो है वो एफिशिएंट है। ठीक है, Q का पोर्टफोलियो और ये रिटर्न सेम नहीं आ रहा, तो ये हो गया इनएफिशिएंट। सिमिलरली इनका भी चेंज आ रहा है, तो इसको भी हम बोलेंगे इनएफिशिएंट। ठीक है, कुछ बच्चे ना पेपर में ओवर प्राइस अंडर प्राइस लिख देते हैं। वो कई बार जब वो आपसे कमेंट पूछता है ना एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी में आपको यही बताना होता है कि एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। तो ये आपको लिखना है, या तो आप इनएफिशिएंट लिख दीजिए या आप नॉट एफिशिएंट लिख दीजिए, वो आपकी बात है। हमने वो रिटर्न लिख दिया, तो आप सिंपल यहाँ लास्ट में इंटरप्रिटेशन क्या देंगे, P is an efficient portfolio whereas Q and R are not efficient. That's it. So this is your you can say conclusion. अब वो क्यों एफिशिएंट है वो हमने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया था, उसका रीज़न ये वाला। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से करना। ये समझाने में मुझे टाइम लगा, बट आप जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हार्डली इट वुड टेक 5-7 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आता भी पूरी अच्छी वेटेज का है, 12 to 15 मार्क्स का। सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन प्रैक्टिस साइड बाय साइड। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन which will give you more understanding about this practical portion. Now let us start with the second question. As I have discussed earlier, I told you that we will be discussing about the slope of HTML. और इसमें अब हमारे को ना कुछ एक नई चीज़ भी गिवन होगी क्वेश्चन में, तो वो भी हम चेक करेंगे। So let us read out the question first. The expected return on market portfolio is 15%. रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20%। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट इज 15%, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इज 20%, RF इज 5%। इट इज गिवन टू अस द डिटेल्स ऑफ द 3 म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड दे दिया या पोर्टफोलियो दे दिया, एक ही बात है वो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो PQR अगेन 3 है, टोटल रिस्क दिया हुआ है हमें इसका, और एक्चुअल रिटर्न दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज चेक कीजिए, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न थे, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक्चुअल रिटर्न। और अब वहाँ पर वो हमसे पूछ रहा था एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी। अब यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड आउट द स्लोप ऑफ CML, जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम 3 म्यूचुअल फंड्स। आर दीज म्यूचुअल फंड्स एफिशिएंट? अब यहाँ पर भी एफिशिएंसी पूछ रहा है। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट देम। ठीक है, तो इट इज गिवन टू अस। तो सबसे पहले
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का यहाँ क्वेश्चन फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, क्योंकि उसी से फिर हम स्लोप निकाल लेंगे। तो सी फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, सॉरी लास्ट वीडियो में क्या बताया था, आर एफ प्लस ब्रैकेट ई आर एम माइनस आर एफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी में से हम स्लोप निकाल लेंगे कि स्लोप ऑफ CML क्या होता है, स्लोप ऑफ CML, और ये हम CML के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला होता है CML की स्लोप निकालने का, ERM माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। यहाँ पर ना हम RF लेंगे और ना ही हम ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। तो स्लोप ऑफ CML का फॉर्मूला हमारा ये होता है नॉर्मल, तो ये तो आप निकाल ही लोगे। तो दैट इज हाउ मच इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है 15%। ठीक है, दिस इज 15% माइनस RF दैट इज 5 अपॉन मार्केट का कितना है 20, तो ये हो गया 10/20। तो इसका मतलब स्लोप कितनी आ गई 0.50। सो दिस इज आर स्लोप ऑफ CML। तो कई बार वो ऐसे वाला पार्ट भी पूछ लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, हमारे को गिवन नहीं है एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट हम अपना पहले वो ही निकालेंगे, रिटर्न एज पर, और आप कहेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न हम निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML। तो अब सिंपल है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इस आंसर को, रीज़न बीइंग इज हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ देखिए P के लिए निकालना है, फॉर्मूला तो यही है, व्हाट इज RF 5 प्लस, अब आप ये चीज़ चेक कीजिए, ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, ये वाली ये सेम है सब में, क्योंकि मैंने बताया था वाला पार्ट तो सेम है, सिर्फ पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होता है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही थी 0.50, तो आई विल राइट हियर 0.50। हाउ मच इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो 14, तो इनटू 14। समझ गए आप? तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेट करने, ये वाला पोर्शन जो है हमने CML में ही कैलकुलेट कर लिया। तो क्या कैलकुलेट नहीं किया था, तो RF वो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 12%, देन 5 प्लस 0.50, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 17, तो इसको कितना मिलेगा 13.5%, एंड द लास्ट 5, ये तो सेम ही है सारा, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड इसमें 15 है, तो इसमें कितना मिलेगा 12.5%। अब ये हमारा पोर्शन जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाल लिए। नाउ अब हम दोबारा अपना वही टेबल बनाएंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे म्यूचुअल फंड। ठीक है, और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप लोग कैलकुलेट सिंपल लिख लीजिए यहाँ पर। तो जैसे वहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा था, यहाँ मैं एक्चुअल रिटर्न लिख दूंगा, क्योंकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML, और लास्ट में एफिशिएंट और नॉट। ठीक है, अगेन P, Q एंड R। व्हाट इज द एक्चुअल रिटर्न 12.8%, 13.5%, 12.5%. What is CML returns? These are 12%, 13.5% and 12.5%. ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिए, और ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ से कॉपी कर ली। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये अलग अलग है, तो नॉट एफिशिएंट 13.5, 13.5 efficient, and this is also same, so efficient.
तो चाहे एक्सपेक्टेड रिटर्न हो चाहे एक्चुअल रिटर्न हो, उससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब भी हमें एक्चुअल रिटर्न गिवन होंगे ना, तो हमारे को एक चीज़ पता लग सकती है जिसको हम अंडर प्राइस और ओवर प्राइस बोलते हैं। वो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर नॉर्मल गिवन होता तब भी आप लिख सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों तो एफिशिएंट है, तो इसके बारे में तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तो हमने पहले भी उसके एक्सप्लेनेशन में लिख दिया। तो आप वही लाइन्स यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न देन इट इज एफिशिएंट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक म्यूचुअल फंड पी के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड P, यहाँ पर एक लाइन लिखिए आप प्लीज, इज अंडर प्राइस्ड। अब यहाँ देखिए, मैंने पहली बार आपको ये टर्म बताई है, अंडर प्राइस, एज it provides higher actual return than expected return। expected return कौन सा, जो गिवन था हमें, expected return which is given to us। तो अब यहाँ देखिए, एक्चुअल में ये हमें ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा और हमारे CML के हिसाब से 12% आ रहा है। तो इसका मतलब हमने इस म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है उसको अंडर प्राइस किया हुआ है, क्योंकि उसका रिटर्न उतना जनरेट नहीं हो रहा एज कंपेयर टू, क्योंकि उसका एक्चुअल रिटर्न ऑलरेडी ज़्यादा है जो हमारा कैलकुलेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड और अच्छा होगा, तो इसका प्राइस कायदे से बढ़ना चाहिए। तो अंडर प्राइस, अगर ये मान लीजिए ये कम होता, ये ज़्यादा होता, तो हम उसको ओवर प्राइस कर देते फिर। तो अंडर प्राइस और ओवर प्राइस का केस हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना हायर एक्चुअल रिटर्न, तो इससे हम अंडर प्राइस ओवर प्राइस निकालेंगे। बट जनरल क्वेश्चन में आपको हमेशा वो पूछता है एफिशिएंट है या नहीं है। सो नाउ लेट मी डिस्कस विद यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस related to this topic, because this question I'm generally discussing because there is a concept of risk free asset। आप नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे CML का, where we'll be discussing very much in details all the practical question। बट ये क्वेश्चन अगर आप कहेंगे एक तरह से, आप कहेंगे कि ये इस टॉपिक का नहीं है, बट ये रिलेट उससे करेगा, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक दैट इज रिस्क फ्री एसेट। सो लेट मी डिस्कस विद यू, बिकॉज रिस्क फ्री रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है हमने CML में ही डिस्कस किया है, कैपिटल एसेट थ्योरी में डिस्कस किया है। सो एक क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%, सो आई विल राइट हेयर RF इज 10%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन BSE सेंसेक्स, प्लीज रिमेंबर BSE सेंसेक्स मतलब मार्केट हो गया, सेंसेक्स मार्केट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, सो वी विल राइट हेयर लाइक 18%। Risk measurement by standard deviation of BSE index, so let's say standard deviation of market is 5%. Standard deviation of market is 5%. How would you construct an efficient portfolio to produce an expected return of 16%? तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर वो आपसे दो चीज़ें बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कह रहा है आपके पास दो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। पहला जो है, आप रिस्क फ्री एसेट में कर सकते हो, रिस्क फ्री एसेट। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रिस्क फ्री एसेट। अच्छा, रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न कितना है, 10%, वो आपने यहाँ देख लिया, रिस्क फ्री रिटर्न बोल रहा है वो आपको। लेकिन आपको ये भी पता है रिस्क फ्री एसेट में जो आपका रिस्क होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसका तो कोई रिस्क होता ही नहीं है। दूसरा आपके पास बना रिस्की एसेट। रिस्की एसेट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, यहाँ पर हम ले रहे हैं मार्केट को, तो मार्केट का रिटर्न आपको कितना बोल रहा है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 18% एंड 5%। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना है, जो मुझे उस पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है 16% दे। 16%। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें वो आपसे कह रहा है कि हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, एक तो या तो हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दें या हम किसी रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर दें।
अब वो आपको ये बोल रहा है कि मैं कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करूं कि मुझे पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 16% मिल जाए। तो आई हैव वन एसेट दैट इज रिस्क फ्री एसेट, जिसका रिस्क फ्री रिटर्न हमें गिवन था, और एक मेरे को मार्केट के बारे में बोल रहा था जो रिस्की होती है, मार्केट इज ऑलवेज रिस्की। तो इसलिए अब मैंने दूसरा, तो ये मेरा हो गया एक ऑप्शन, लेट से सिक्योरिटी 1 हो गया एक तरह से, और ये मेरी सिक्योरिटी बी हो गई, 1 और 2 और ए और बी, ठीक है। लेकिन हम अपना नॉर्मल ही करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई जो मैंने आपको यहाँ समझाया। तो अब आप यहाँ लिखेंगे नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो। अब इन दोनों से मिलकर हमें पोर्टफोलियो बनाना है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो बाय कंबाइनिंग market portfolio and रिस्क फ्री एसेट। तो प्लीज़ ये मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आप कल को जब नोट्स बना रहे हैं तो आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करेंगे तो आपको ये रीज़न समझ में आए, ठीक है। तो ताकि हमें एफिशिएंट पोर्टफोलियो का होगा जो हमें 16% का रिटर्न देगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम कितना पैसा किस में लगाएंगे। लेट अस अज्यूम वेट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, जो मार्केट में पैसा लगाना है, मैं इसको सिंपल ही लिख लेता हूँ, हमें नहीं पता कितना पैसा लगाना है तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ इज डब्ल्यू। सो द वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट is W1 और 1 माइनस डब्ल्यू, सॉरी नॉट W1, 1 माइनस डब्ल्यू। 1 माइनस डब्ल्यू क्यों किया, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया टोटल ऑफ वेट्स 1 होता है। अगर आपने किसी में 0.2 लगाया है तो नेक्स्ट में कितना आएगा 0.8, तो इसलिए हमने इसको 1 माइनस डब्ल्यू किया। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने मार्केट पोर्टफोलियो में 40% लगाया तो 1 माइनस 40.4 कितना हो जाएगा 60%, का मतलब मैंने रिस्क फ्री एसेट में लगाया, तो इससे मैंने 1 माइनस डब्ल्यू लिखा। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, वी कैन कंस्ट्रक्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो बाय कंबाइनिंग मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री एसेट, आप इसको ऐसे भी लिख लेना, टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 16%। वैसे तो हमने पहले भी लिख लिया बट कोई बात, आप ऐसे कर लेना। अब आपको पता है जब भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला होता था W1 R1 एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस W2 R2, या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है W1 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1 प्लस W2 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 2, वो एक ही चीज़ है, ये एवरेज रिटर्न एक ही मतलब होता है। तो आप यहाँ देखिए इसका हमने वेट कितना लिया, फर्स्ट वाले का मार्केट पोर्टफोलियो का W, और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था 18, तो एक तरह से W इंटू 18 प्लस इसका हमने कितना लिया था वेट का 1 माइनस डब्ल्यू, और इसका रिटर्न कितना है रिस्क फ्री एसेट का, दैट इज 10। तो इसका मतलब एक तरह से रिस्क फ्री एसेट हमारा W2 हो गया और R2 हो गया। इस तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 16 हमें गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा 18W प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 10W, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कितना आएगा हमारा, ये 10 इधर आके माइनस हो गया तो 6, 18 में से 10 गया 8W, तो W की वैल्यू क्या आ रही है, कितनी आएगी बताइए, 16/8, तो कितना आएगा आपका आंसर 0.75। ये किसका आ गया हमारा मार्केट पोर्टफोलियो का, ठीक है, मार्केट इंडेक्स का। और 1 तो W का मैंने यहाँ किसका लिख देता हूँ, लेट्स से आई एम राइटिंग हियर फॉर मार्केट वेट, जिसको हम एक तरह से BSC भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर BSC सेंसेक्स बोल रहा है, इसका वेटेज आ गया ये। अच्छा रिस्क फ्री एसेट का कितना आएगा 1 माइनस 0.75,
तो ये आपका कितना आएगा 0.25। तो इसका मतलब 75% इन्वेस्टमेंट आपको किस में करनी पड़ेगी, मार्केट कौन सी है, BSE सेंसेक्स, और आपको 25% इन्वेस्टमेंट किस में करनी पड़ेगी, रिस्क फ्री एसेट में, तभी आपको क्या मिलेगा 16% का रिटर्न। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने निकाल लिया, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, hence 75% investment should be made in market index and 25% in risk free asset to generate और टू अर्न भी कर सकते हो आप। लेट्स से आई राइट है टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 16%। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यूजिंग द वेट्स। बट यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बोल रहा है, व्हाट वुड बी इट्स रिस्क। भाई रिस्क क्या होगा इस पोर्टफोलियो का। सो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा। So what I'll do is I'll do here only so that you can see an entire calculation. So let me use another color pen which can highlight this point. What would be its risk? तो देखिए रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए ना आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो स्क्वायर रूट वाला, बट यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो रिस्क के लिए स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल कैलकुलेट इट हेयर ओनली बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। वाई इट इज स्मॉल। अब आप यहाँ पर एक चीज़ चेक कीजिए, भाई ये तो रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट में तो उसका जीरो ही हो गया वो, ठीक है। तो बचा किसका, जो मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंपल, आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू W, ये वाला जो W था, इनटू रिस्क ऑफ द मार्केट और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट। तो ये कितना आएगा, दैट इज 0.75 इंटू 5। तो ये कितना हो गया 3.75%। तो हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क कितना हो गया 3.75 बाय, बिकॉज जो रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट है उसका रिस्क कितना था, जीरो, वो ये रहा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया जो हम स्क्वायर रूट करके लगाते हैं, W1R का स्क्वायर, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए वो इसलिए नहीं लगाया बिकॉज इस क्वेश्चन में ना हमारे पास कोई पोर्टफोलियो में हमारे पास कोई कोरिलेशन की वैल्यू गिवन है, ना ही कोई कोवेरियंस की वैल्यू गिवन है, तो हम वो लगा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आपको ये वाली बात है तो इसमें आप ये भी कह सकते हो कि वो सारी वैल्यू जीरो बन जाएगी। कैसे बन जाएगी जीरो, मैं उसका भी आपको प्रूफ दे सकता हूँ। तो लेट मी डिस्कस विद यू, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ 3.75, तो आप इसका याद रखना, मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बता रहा, बट आपको पता लगना चाहिए 3.75 कैसे आई। तो देखिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ ये फॉर्मूला लगा के। जनरली हमारा जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो होता है उसका फॉर्मूला होता है W1 स्क्वायर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2W1 W2, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखते थे या तो कोवेरियंस लिख देते थे, कोवेरियंस ऑफ 1,2, और उसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, R स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2। अब आप यहाँ पर एक चीज चेक कीजिए, 1 तो हमारा यही है, ठीक है, तो 1 तो हमारा यही है, तो इसकी वैल्यूज तो हमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए W1 का स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ 0.5625 आएगा, इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर 25 प्लस, अब इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2 जो हमारा रिस्क फ्री एसेट है वो क्या है, जीरो। आप जीरो का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो आएगा, प्लस 2W1 W2 R स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2।
अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 है ये भी 0 है, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, तो ये सारी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो बचेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 0.5625 आप करके देखिए कैलकुलेटर्स पे, ये वाली जो वैल्यू है इंटू 25 तो आपको मिलेगी 14.0625। इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे ना, इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आप देखना आपको आंसर कितना मिलेगा, दैट इज 3.75%। और हमारा भी कितना आ रहा था, 3.75%। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई रिस्क फ्री एसेट वाला आता है तो हम ये बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाते। रीजन बीइंग इज क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो जीरो बन जाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 यहाँ है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 0 है, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 बन गई, ये वाली वैल्यू 0 बन गई, बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला। तो हम इसको इस केस में फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ CML इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस अबाउट CML, जो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर देगा। और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्टिकुलरली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और एक ही बार आया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, and please comment. Thank you.